मेरा मानना यह है कि 2-4 कृत्रिम ग्रह और हम इजाद कर लें, उससे शायद कुछ और। इसके साथ साथ में मैंने देखा है कुछ ज्योतिष ऐसा भी करते हैं कि अगर आपका सिर्फ मंगल से ही मांगलिक उठाते हैं 1, 4, 7, 8 एंड 12th हाउस में, और अगर मंगल कैसी ऐसे जगह पर बैठा हो वहां पे जहां पे उसको राहु या शनि का नक्षत्र मिलता है तो मंगल ज्यादा खराब है। हाँ, ऐसा सुनने में आया। चलता है, सही बात, सही है। मंगल को अगर एक और तामसिक ग्रह का अगर समर्थन मिल जाए, एक तो एक क्रोधी व्यक्ति और उसको बंदूक भी हासिल हो गई, तो हो गया माशाअल्लाह सोने के सवाल। तो यानी कि अगर मंगल ऐसे जगह पे है और वहां पे अगर राहु या शनि का नक्षत्र पे पड़ रहा है तो उसकी तामसिकता में वृद्धि हो जाएगी। राहु अगर राहु के साथ है तो वृद्धि होगी, राहु की दृष्टि है तो वृद्धि होगी। दृष्टि है मतलब तो मंगल केतु के साथ भी होगा उसको। अच्छा। या हो सकता है राहु की सीधी मंगल की दृष्टि, पंचम, नवम, सप्तम दृष्टि, नवम दृष्टि। अच्छा, इस पे आपका क्या कहना है कि केतु की दृष्टि होती है नहीं? किस तरह से हो सकती? कई ज्योतिषियों का ये कहना है कि थोड़ी देर पहले आपने जैसे कहा थे, मुझे आप एक व्यक्ति से मिला दीजिएगा कभी जो केतु की दृष्टि से कोई फलादेश निकाल के दिखा दे कि हाँ केतु की इस दृष्टि की वजह से ये हुआ, खुद जबरदस्ती कोई कर देगा, लेकिन ये नहीं हो सकता। मेरे से एक बार बहस फंस गई थी किसी से, वो प्लूटो, नेपच्यून और क्या है, यूरेनस, हाँ यूरेनस, प्लूटो, नेपच्यून और प्लूटो। यूरेनस को जो हर्सल भी कहते हैं, बड़ी बहस फंस गई मेरी। मैंने बड़ा नॉर्मल सी बात कही थी कि देखिए वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर जो है राहु केतु का अस्तित्व नहीं मानते। राहु के बदले वो यूरेनस को लेते हैं और केतु के बदले नेपच्यून को लेते हैं। प्लूटो को ग्रह नहीं मान रहे। साइंस ने पहले माना था प्लूटो ग्रह, फिर उसको प्लूटो का कक्षा से निकाल दिया। तो जैसे ही साइंस ने कह दिया प्लूटो ग्रह है तो ज्योतिष लग गए उस पे फलादेश करने। जैसे ही कहा प्लूटो ग्रह नहीं है, अच्छा छोड़ो ये ग्रह नहीं है, तो आप छोड़ो के बाद भी कुछ लोगों ने प्लूटो को पकड़ के रखा हुआ है। चलो वो एक अलग मसला है। तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर जो है राहु केतु को नहीं मानते। They use Uranus and Neptune instead of Rahu Ketu, and we are the more smart persons. राहु केतु को भी ले रहे हैं, यूरेनस नेपच्यून को भी ले रहे हैं, तो कहाँ बैठाओगे उनको आप? तो कहीं बहस फंसी। किसी ने मुझसे कहा कि मैं तो देखता हूँ इससे, तो मैंने कहा जाने दीजिए, बहस होगी बेकार में, तो आगे बढ़ेगी, आप देखते रहिए। उसने फिर कह दिया नहीं मैं तो देखता हूँ इससे तो मुझे फलादेश मिलता है। तो मैं थोड़ा शॉर्ट टेम्पर आदमी ठहरा। मैंने कहा अरे यार, आप लोग देखते कुछ नहीं हो, कुछ नए लोग प्रभावित होते हैं इन सब बातों से। क्या है यूरेनस नेपच्यून से भी फलादेश कर रहा है, आप बता रहे हैं कि हम देखते हैं, किस तरीके से देखते, क्या फलादेश? नहीं, यूरेनस के साथ फलाना ग्रह, प्लूटो के साथ ढिकाना ग्रह, तो ये फालतू वाली बात है। उसके साथ ये ग्रह तो ये फल, उसके साथ ये ग्रह तो ये फल, ये फालतू वाली बात है। फलादेश कैसे? क्योंकि यूरेनस नेपच्यून आपको महादशा में मिलता नहीं। यूरेनस नेपच्यून अगर प्लूटो को अगर हम पकड़ते हैं जो ग्रह कुंडली में बैठा हुआ है, तो ज्योतिष का एक बड़ा सीधा सा नियम है कि कुंडली में पड़े हुए जो ग्रह है अपनी दशा महादशा में फल देते। तो इनकी तो दशा महादशा नहीं आती, तो ये फल देते कब है? पहला प्रश्न है मेरा, बड़ा लॉजिकल प्रश्न है। दूसरा लॉजिकल प्रश्न ये है कि इन ग्रहों को किसी भी नक्षत्र का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। तो वो कह रहा है कि ये होते तो हैं उनके नक्षत्र। मैंने कहा इनके नक्षत्र कहाँ है? इनके नक्षत्र कहाँ है? कोई मंत्री जी है तो उनको पद प्राप्ति है तो वो आपका काम करवा देंगे। आप रास्ते के किसी आदमी को पकड़ोगे तो वो कहां से वो काम करवा देगा? तो वो रास्ते का आदमी तो मंत्री जी से जुड़ा हुआ, मंत्री जी तो नहीं ना जुड़े हुए उससे, वो तो उनके नक्षत्र में नहीं है। चलो ये तो दूसरी तरफ चली गई बात, लेकिन हकीकत में
यूरेनस नेपच्यून प्लूटो का कोई नक्षत्र नहीं है, कोई नक्षत्र लॉर्ड है इनका? कोई नक्षत्र लॉर्ड नहीं है। और चंद्रमा यूरेनस के नक्षत्र में आता है क्या? नहीं आता। चंद्रमा नेपच्यून के नक्षत्र में आता है क्या? नहीं आता। प्लूटो के नक्षत्र में आता है? नहीं आता है। ना इन तीनों को कोई दशा प्राप्त है। तो ये फल कैसे देते हैं आप? फलादेश कैसे करते हैं? तो ये जबरदस्ती की बात मत, लॉजिक बताइए कि प्लूटो बैठा है सप्तम भाव में और उसने ये फल दिया इस वक्त। कौन से वक्त? तो वो प्लूटो मंगल के साथ है तो पानी की प्यास लगेगी, आसमान से बूंदाबांदी हो जाएगी। दिस इज नॉट ए प्रेडिक्शन, ये प्रेडिक्शन नहीं है, सब फालतू की बात। अच्छा, ये जो आजकल पाश्चात्य मत के अनुसार जो सूर्य को राशि मान के बहुत लोग, जैसे किसी का समझ लीजिए 17 सितंबर या 18 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच में जन्म हुआ, तो वो उस वक्त में सूर्य मान लीजिए कन्या में चल रहा है। नहीं, देखिए हम लोग चंद्र कुंडली, भारतीय ज्योतिष जो चंद्र कुंडली पे आधारित है और हम इस मामले में उनसे ज्यादा सूक्ष्म है, क्योंकि सूर्य को रहना 1 महीने एक राशि में और हमारे यहाँ चंद्रमा 2.25 दिन रहता है एक राशि में। सूर्य कुंडली से तो यहाँ उस फलादेश पे तो यहाँ हमारे यहाँ कोई मतलब नहीं है। बेजान दारू वाला जी ने थोड़ा ज्यादा प्रचार कर दिया था इनका जी सूर्य कुंडली का, इसलिए उनके राशिफल भी इसी पे बेस पे होते थे, तो उनका रहा होगा अपना तरीका, उस पर मैं टिप्पणी। और एक चीज पूछना था, जैसे आजकल लोग गोचर से भी जो फलादेश करते हैं, गोचर से फलादेश होता है, लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि वो लग्न से करते हैं। नो, दिस इज रॉन्ग पद्धति, ये गलत रास्ता चुन लिया गया। मैं अभी फिलहाल कुछ दिन पहले एक ऑनलाइन क्लास में चंद्रमा से ग्रहों की प्लेसमेंट पे वो बात कर रहे थे। मैंने कहा यार आप लोग क्या कर रहे हो, मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा, मेरा दिमाग फेल हो जा रहा है। लगन कुंडली से ग्रहों की प्लेसमेंट हमें देखनी चाहिए, वो हम नहीं देख के चंद्र कुंडली से ग्रहों की प्लेसमेंट पे बात करने लगे आजकल हम लोग। चंद्र कुंडली से गोचर देखना चाहिए, वो ना देख के हम लोग लगन से गोचर देख जी, मैंने मामला पूरा उलट के रख दिया है जी। अभी एक सज्जन ने एक दिन मुझे कहा कि सर आप नवांश से गोचर देखते हैं? मैंने कहा मैं तो दशमांश से भी, D60 से भी देखता हूं, दशमांश से भी देखता हूँ, सप्तमांश से भी गोचर देखता हूँ। बोल रहे सप्तमांश दशमांश से कैसे देखते हैं? मैंने कहा नवांश से कैसे देखते हैं? षोडश कुंडलियां है क्या? षोडश कुंडलियां जो है ये क्या है? लगन कुंडली का ब्रेकेज है ना, D3, D7, D10, D9, D60 जो भी लगन कुंडली का ही ब्रेकेज है ना। तो लगन के षोडश कुंडलियों में से आप उसमें से एक नवांश को पिकअप करके नवांश से गोचर देख रहे हैं, तो दशमांश ने क्या आपको घूस नहीं दी उसका नाम लेने के लिए? D60 चार्ट ने फिर क्या दोष किया? वो भी तो उसी का बच्चा है। 5 पुत्र हुए, 5 पुत्रियां हुई मेरी, और पहले और दूसरे को तो मैं बड़ा कुछ करूँ, बाकी तीनों को बोलूं मैं नहीं पहचानता, तुम कौन हो भाई? तुमको तो मैं नहीं दूंगा दिवाली के कपड़े खरीद, मेरा तो इनके इर्द गिर्द घूम रहा है, इसको IPS बनाऊंगा, इसको IAS बनाऊंगा। तुम लोग रिक्शा चला लो, क्या लॉजिक है इसका? नवांश से अगर आप गोचर देख रहे हैं, दशमांश से फिर क्यों नहीं देख रहे? यानी आपका कहना है कि लगन से न देख के उसको चंद्र से ही गोचर को देखा जाना चाहिए, चंद्रमा से ही गोचर देखा जाना चाहिए। और ज्योतिष के न्यू लर्नर से मेरा ये भी कहना है कि पहले बेसिक्स को ठीक से समझो। वो ज्योतिष में कूदते ही नवांश से, दशमांश से, D60 से, गुलिका से, माटी से, इधर से फलादेश, उधर से फलादेश, वो लोग एस्पेक्ट को ही ध्यान नहीं दे रहे। कोई भी ग्रह जिस भाव में बैठा है, वो जिस भाव को देख रहा है, वो उसका क्या फलादेश होगा, कर लीजिए बात। उसका क्या फलादेश होगा, उस पर तो ध्यान ही नहीं दे रहे। अच्छा, आजकल जो हमारे टीवी पे इतना ज्योतिष में ऊपर में प्रचार प्रसार हो रहा, लोग अपने भविष्यवाणियां करते हैं, उसमें इससे हमको लगता है कि बहुत फैमिली भी इसके चपेट में आई है। और
ऑनेस्टी जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कही, वो ऑनेस्टी नहीं रह गई है, वो कमर्शियलाइजेशन हो गया उसका। देखिए, टीवी पे आने वाले भी बहुत से ज्योतिष बहुत अच्छे दर्जे के ज्ञानी भी हैं, ऐसी बात नहीं। और मैं समझता हूँ कमर्शियलाइजेशन होना बुरी बात, बस ऑनेस्टी का ही नहीं। कोई ज्योतिष अगर 25,000 21,000 फीस लेता है तो जायज, कोई प्रॉब्लम। उसने 25 साल 30 साल अपने जाया किए उसको। वो अगर ये कहता है कि भाई मुझसे बात करने की कीमत ही 21,000 है तो जस्टिफाइड है। लेकिन कोई ये कहता है कि 2-11,000 में तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा, वो जस्टिफाइड नहीं। बात मेरी समझिएगा, बात के डिफरेंस को समझिएगा। जैसे मैं, मुझसे कई लोग कहते हैं सर इतनी फीस, मैं कहता हूँ भाई कंसल्टेंसी की फीस है। तो कहते हैं कि इसके बाद मुझे फायदा हो जाएगा, मालूम नहीं मेरा। मैं तुम्हारी किस्मत बदलने का पैसा नहीं ले रहा हूँ, मैं जो तुम्हें वक्त दे रहा हूँ 1 घंटा या आधा घंटा, मैं तो उसकी कीमत ले रहा हूँ, मेरे वक्त की कीमत ले रहा हूँ। कई लोग कहते हैं ज्ञान बेच रहे हैं, मैं पागल हूँ, मैं समय बेच रहा हूँ। मैं जो 1 घंटा तुमको ज्योतिष सिखाऊंगा या 1 घंटा जो कंसल्टेंसी करूंगा, अगर मैं तुम्हारे साथ वो नहीं करूंगा तो मैं कुछ और करके 2 पैसे कमा लूंगा ना। तो मैं ज्ञान नहीं बेच रहा, मैं तो समय बेच रहा हूँ। समय की कीमत है भाई, मैं तो समय की कीमत ले रहा हूँ। तो क्या खराबी है, क्या प्रॉब्लम? ज्ञान पेड़ है? नहीं, ज्ञान नहीं भाई, समय पेड़ है। तुम्हारी किस्मत बदलने की कम पैसे तो नहीं। आजकल जैसे ये प्रचार प्रसार इतना हो रहा है चाहे वो काल सर्प के लिए हो, चाहे वो मांगलिक दोष के लिए हो, चाहे वो किसी चीज के लिए। मांगलिक दोष तो है, एग्जिस्ट करता है। नहीं ठीक, मैं डिनाई नहीं कर रहा, उसको मैं मान रहा हूँ। गलत तरीके से चेपा जा रहा है, उसको डिनाई कर रहा हूँ। ये राहु शनि से कौन सा मांगलिक दोष बनता है? ये कौन से चंडू खाने की गप है? ये कौन सी ज्योतिष है? ये कौन सी रिसर्च? कई जगह मैंने देखा है अगर आप ज्योतिष को अध्ययन बड़े, ये विशाल समुद्र है, इसका कोई था नहीं पा सकता है। और मेरी समझ से ये है कि अगर फर्स्ट 4th 7th 8th एंड 12th हाउस में मंगल ही सिर्फ बैठा हुआ पॉजिटेड है, तो उससे भी जातक या जातिका मंगली नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। हाँ, ये भी है। एक बात को समझिएगा, मैंने जो आपको कहा कि फंक्शनल बेनिफिक अगर मंगल बन रहा है जिन कुंडलियों में, उनमें मांगलिक दोष उस दर्जे का कंसीडरेशन नहीं होता। लेकिन मंगल का अपना एक नेचर है, जो नेचुरल मेलिफिक है, वो जो तामसिक नेचर है वो देता है। तो अब इस डिफरेंस को समझाने के लिए मैं एक उदाहरण दूंगा। बेनिफिक मंगल है, एक पुलिस वाला, एक मिलिट्री वाला हाथ में बंदूक लेके खड़ा है, और मेलिफिक मंगल है, एक टेररिस्ट खड़ा है। बंदूक वही, इंसान वही है, लेकिन मानसिकता में अंतर। बड़ा सुंदर उदाहरण। ये फंक्शनल मेलिफिक बन गया, ये फंक्शनल बेनिफिक। नेचुरल मेलिफिक होते हुए भी ये फंक्शनल बेनिफिक, और ये नेचुरल मेलिफिक तो है ही, फंक्शनल मेलिफिक भी बन गया। तो मेष लग्न में मंगल फंक्शनल भी बेनिफिक है, नेचुरल मेलिफिक होते हुए फंक्शनल बेनिफिक। सिंह लग्न में नेचुरल मेलिफिक है लेकिन फंक्शनल बेनिफिक है, क्योंकि सिंह लग्न में भाग्येश है, चतुर्थेश। तो ये फंक्शनल बेनिफिक, ये पुलिस वाला, ये मिलिट्री वाला, ये हमारे समाज के लिए बेनिफिट। बड़ा सुंदर उदाहरण है, आपने बहुत सुंदर से समझाया, बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो आपको समझना होगा ना, पर्सपेक्टिव को समझना होगा। मंगल सप्तम में है, सिंह लग्न में है, तो फिर ठीक है, वो बहुत ज्यादा खराब नहीं होगा। अब कोई कहेगा कि दाम्पत्य जीवन में अशांति हो रही, तो होबे करेगी। वो तो ऐसी शांत दाम्पत्य जीवन, लक्ष्मी और नारायण जी का भी लड़ पड़ते हैं आपस में। लक्ष्मी जी कहती है मेरे धन की वजह से लोग हैं, तो नारायण कहते हैं जीव की वजह से, जीवन की वजह से। तो कहानी सुनी होगी ना कि मुर्दे के पीछे पैसा फेंकते जा रहे, मुर्दे ने उठ के पैसा नहीं उठाया। तो लक्ष्मी जी कह रहे देखिए वो पैसे फेंक रहे हैं तो लोग कैसे लूट रहे हैं। तो नारायण कहते हैं उस मरे हुए ने तो नहीं ना लूटेंगे पैसे। तो जब तक जीवन है तब तक धन की कीमत है। तो लक्ष्मी नारायण लड़ रहे हैं, शिव पार्वती लड़ते हैं, तो आप उनसे भी ऊपर है क्या? आप वहां ऊपर, उनके भी ऊपर से आए हैं, आप तो लड़ेंगे ही, साधारण इंसान है। किसी का भी ऐसा नहीं है कि दाम्पत्य जीवन एकदम सुगम, एकदम अच्छा चला जा रहा है। आपका एक प्रश्न और है, ये
ये जो कृष्ण जन्माष्टमी होती है, हर साल हम लोग मनाते हैं, सब कुछ करते हैं। कृष्ण तो एक ही बार जन्म लिए थे, तो उस योग में वो जन्म लिए थे। इस बार भी कुछ ऐसा चर्चा आया चाहिए, इतने साल बाद ये योग बना वो आप लोगों का क्षेत्र है, उसमें मैं इंटरफेयर नहीं करता। कोई मुझसे अगर कहता है कि विवाह मुहूर्त बता दीजिए, तो मैं कहता हूँ भैया पूछ लीजिए जो विवाह करवाने वाले, जो पूजा पाठ करते हैं, वो मेरा कर्म क्षेत्र है। कर्म कांड एक अलग क्षेत्र है और ज्योतिष एक अलग क्षेत्र है, संन्यास अलग क्षेत्र। ज्योतिष में संन्यास को गड्ढमड कर दिया है लोगों ने। अब लोगों के दिमाग में ये बात ज्योतिषियों ने ही डाल दी है कि हम एस्ट्रोलॉजर हैं तो हम कोई बहुत स्पिरिचुअल शक्ति संपन्न और बहुत पावरफुल बन चुके हैं। नहीं, बहुत लोग आजकल जैसे हम देखते हैं, सुनते हैं, आजकल डिलीवरी जो होती है तो डॉक्टर कहते हैं आप अपने एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर लीजिए, इस दिन से इस दिन के अंदर में कौन सा अच्छा दिन है, कौन सा अच्छा टाइम है, हम उस समय में डिलीवरी करवाएंगे। करते हैं ऐसा बहुत लोग। इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, दोनों बातें हैं यहाँ। एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर लेना अच्छा भी है, और कभी-कभी कंसल्ट करने के बाद भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नियति ने जो खेल खेलना होता है, नियति वो खेल खेल ही दे। ऐसा हो चुका है, मेरे अपने जीवन में प्रैक्टिकल हो चुका है। मैंने राय दी, मान लीजिए एक को राय दी 12 अगस्त पिछले साल, 12-13 अगस्त, और ये भी कह दिया था कि 13 अगस्त के बाद ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है। डॉक्टर ने भी सीजर बोल दी। उन्होंने 20 अगस्त तक खींचा मामला, 20 को सीजर किया, फिर आखिर पॉइंट में मेरे को फिर बोले कि टाइम कौन सा अच्छा रहेगा। मैंने कहा यार मैं तो 13 को 12-13 को बोल दिया था तुमको, ये तो एस्ट्रोलॉजी का गलत दो है। आपको जब एक डेट बता दी गई है, वो डेट जब आप फेल कर चुके हैं और बताने वाला ये भी कह चुका है इसके बाद ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, तो आपको फिर एस्ट्रोलॉजर से एक्सपेक्ट करना गलत बात है। फिर भी मैंने एक लगन, थोड़ी सी सही लगन, तुला लगन की उस वक्त मैंने कही कि तुला लगन में सीजर कर दिया, वृश्चिक लगन में हुआ सीजर, शनि लगन, और बच्ची हुई थी और वो बच्ची एबनॉर्मल। और ऐसा भी आता है कि एस्ट्रोलॉजर से, अब ये बात मेरी मैंने बोल दी है, कोई और बोलता नहीं। अरे आप तो इतने बड़े ज्योतिष है, आपने क्या प्रेडिक्शन किया तब, क्यों तुला से वृश्चिक में हो गई। नियति से कोई नहीं खेल सकता। नियति से खेलने की हिम्मत ना मुझ में है ना आप में है, और ना ही श्री कृष्ण में भी नहीं थी। वो भी नियति से नहीं खेले थे, उन्होंने जो हो रहा था उसको होने दिया था। बस जितना हेर फेर किया जा सकता था उतना ही किया, जितना छल जायज था उतना ही जायज छल किया, नाजायज छल नहीं किया था। अच्छा, एक चीज और भी आजकल प्रचलन में है, ये विवाह मुहूर्त को लेके भी एस्ट्रोलॉजर से लोग मिलते हैं, पूछते कौन सा डेट दोनों का, जातक जातिका दोनों का ही कुंडली मिला के चंद्र बल, सूर्य बल, तारा बल दे के कहते हैं कि कौन सा लगन, कौन सा समय सही होगा, जिस मुहूर्त में इनका विवाह होना उचित होना चाहिए, और सम्मुख शनि या राहु नहीं होना चाहिए फेरे के वक्त में, ऐसा भी कुछ होता है। तो इसके ऊपर में आपका क्या विचार है? देखिए, मुहूर्त विचार गलत तो मैं नहीं कहूंगा, गलत मुहूर्त विचार होना चाहिए। जितना हमारे हाथ में है, मुहूर्त विचार भी एक तरह का कर्म है जो हम करते हैं, लेकिन मुहूर्त विचार कुंडली को ओवर रूल नहीं कर सकता। जन्मकालीन कुंडली की जो आपकी स्थिति है, या विवाहित जोड़े की पति पत्नी की जो जन्मकालीन कुंडली की स्थिति है, उसको विवाह कुंडली ओवर रूल्ड नहीं कर सकती। जिस तरह वो माता पिता के संतान में गड़बड़ होनी ही थी, उसको आपका कोई एस्ट्रोलॉजर लगन सेट करके जन्म करवा के बच्चे को ओवर रूल्ड नहीं कर सकता। वो नियति गड़बड़ कर ही दे, आप नहीं काबू कर सकते। वरना फिर ये सद्दाम हुसैन और मुअम्मर गद्दाफी जैसे लोग मरते नहीं, उनके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति, देश के राष्ट्रपति ओवररूल नहीं कर सकता मुहूर्त। हाँ, मुहूर्त कुछ ऊंच नीच कर सकता है, कुछ ऊंच नीच,
लेकिन आजकल मुहूर्त को बहुत बड़ा बताने लगे हैं कुछ लोग, वो गलत चीज। मुहूर्त क्या है? अभी मैं इसको प्रैक्टिकल अगर मैं कहूं तो मुहूर्त क्या है? आपको भूख लगी है, आप एक सड़क पे गंदे ढाबे पे खाने चले गए, या फिर एक साफ सुथरी जगह आपने ढूंढ ली कि वहां खा लो, ये कर सकते हैं। अब आप मुझे कह सकते हैं ये मेरी किस्मत में गंदा ढाबा ही लिखा, मैं तो वही खाऊंगा। नहीं, हो सकता है कि किस्मत में वही होगा तो वही होगा, लेकिन कभी कभी आपकी चेष्टा से भी आपके कर्मों में फर्क आता है। कहीं ना कहीं चॉइस की छूट तो ईश्वर ने दी हुई है, कहीं ना कहीं उसने आपको स्वतंत्र रखा है, जिसको फ्री विल कहते हैं। अगर फ्री विल के लिए ईश्वर ने आपको स्वतंत्र नहीं रखा है तो फिर पिछला जन्म और अगला जन्म दोनों बेकार है, वो तो है। फिर पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार इस जन्म में जन्म मिलने का, ग्रहों की स्थिति मिलने का, या इस जन्म के कर्मों के अनुसार अगला जन्म होने की सारी धारणा ही गिर जाएगी। फ्री विल तो है, मुहूर्त का चुनाव करना चाहिए, निश्चित तौर पे करना चाहिए, मैं डिनाई नहीं करूंगा। लेकिन मैं ये डिनाई करूंगा कि बहुत लोग ये कहते हैं कि ये मुहूर्त जो है जन्म कुंडली को ओवर रूल कर देगी, ये गलत बात है, ये नहीं हो सकता। जन्म कुंडली में अगर डाइवोर्स लिखा है, जन्म कुंडली में दाम्पत्य जीवन अगर खराब लिखा है, तो मुहूर्त कुंडली उसको बचा नहीं सकती। हाँ, कुछ हिंसा कम हो जाए, झंझट अगर बहुत बड़े लेवल पे होना है तो वो थोड़ा हो सकता है कम हो जाए मुहूर्त की वजह से, बस इतना ही होगा। आजकल ये जैसे ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप यहाँ बैठ के भाषण झाड़ सकते हैं, नॉर्थ कोरिया में नहीं फाड़ सकते। किंग जॉन्ग तो आपको लटका देगा उठा के। तो इसीलिए देश काल पात्र के अनुसार ज्योतिष की जो बात कही जाती है वो इसीलिए कही जाती है। कम्युनिकेशन की बात है, जो हमारे यहाँ थर्ड हाउस से कम्युनिकेशन देखते हैं। नॉर्थ कोरिया में आप मोबाइल लेके जा ही नहीं सकते, कम्युनिकेशन तो गया आपका तेल लेने, आपको तो मोबाइल जमा करके आपको उस देश में, कंट्री में आपको घुसना होगा। तो मेरा फोन कब आएगा और मैं उस जातक से कब बात करूंगा टेलीफोन पे, वहां तो कृष्णमूर्ति पद्धति की ये होरारी भी फेल हो जाएगी, वहां किस काम आएगी? किसी काम नहीं आने वाली। ज्योतिष सुदीप्ता, ज्योतिष जो है हम करते हैं, हम समझते नहीं। 5% भी से ज्यादा ज्योतिष हम नहीं समझते। 95% तो हम फलादेश के चक्कर में पड़े। मैंने हजारों लोगों को देखा, फलादेश सिखा दी। अरे भैया, फलादेश सीखोगे ज्योतिष नहीं सीख पाओगे, ज्योतिष सीखोगे तो फलादेश आ जाएगा। आप रमाकांत आचरेकर जी के पास जाके कहेंगे मुझे शतक मारना सिखा दीजिए, वो सीधे बल्ले से खेलना मिलना वो सब छोड़िए, शतक कैसे मारना मुझे बताइए, सेंचुरी कैसे मारूंगा, मैं भी सचिन की तरह 100 सेंचुरियां कैसे मार लोगे भाई? तो वही ज्योतिष में भी हाल है। बेसिक्स आपका सही होना चाहिए, ज्योतिष अपने आप आए। आपको जब मालूम होगा कि मेष राशि चर राशि है, मेष राशि में मंगल चर राशि में बैठा हुआ, मंगल अग्नि जितना, वो गुस्सा जितना, चर गुस्सा मतलब फटाक से आएगा फिर बैठ भी जाएगा। वही मंगल स्थिर राशि में स्थिर क्रोध दे देगा। जैसे सिंह राशि में अगर मंगल बैठ गया तो वो जातक जो गुस्सा होगा जल्दी उसका गुस्सा उतरेगा नहीं। ये बेसिक डिफरेंस को तो आपको समझना होगा। जैसे आप 195 159 करते रहेंगे तो उससे नहीं आएगा। तो ज्योतिष को देश काल पात्र के अनुसार भी समझना जरूरी है। और जो प्रश्न आपने किया मुहूर्त, तो निश्चित तौर पर मुहूर्त को मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन मुहूर्त जन्म कुंडली को ओवररूल नहीं कर सकता। ये बात दिमाग में आपको रखनी जरूरी है। आज आपसे बात करके ज्योतिष के ऊपर में इतना कुछ जानकारी हमको मिला। नहीं, मुझे तारीफ नहीं अच्छी लगी। नहीं, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ आपकी, लेकिन ये जो एक मिसगाइडेड हम लोग थे। नहीं, मैं बहुत ब्लंट आदमी हूँ, मैंने अभी आपको कहा मुझे तारीफ नहीं अच्छी लगती, मैं बहुत अपवर्ड फील करता हूँ। मैं मिसगाइडेड, जैसे बहुत लोग मिसगाइडेड हमारे पूरे देश में हो रहे हैं तथाकथित हमारे ज्योतिषाचार्यों से, किताबों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और माध्यम से। तो इससे उनको कुछ सबक सीखना चाहिए, अगर कुछ समझना चाहिए। अगर किस्मत ने अगर साथ दिया तो मैं ज्योतिष का ट्रेंड उलट दूंगा, अगले 5 साल बदल दूंगा बहुत कुछ। तो माइंडसेट बना पड़ा है